मानव को ईश्वर से उपहार स्वरूप एक मस्तिष्क मिला है। मानव इस मस्तिष्क का कब, कैसे और कितना उपयोग करता है, यह उस पर निर्भर करता है। इस दिमाग का मानव के हित में सार्थक उपयोग करने वाले लोग ही अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह अपने अपने क्षेत्र में महान बन जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, आज हमारा विषय है अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी को सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने देना ही उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार है। यानी अगर किसी को विज्ञान का शौक है तो सारी उम्र वो विज्ञान में ही लगा रहे, यही उसके लिए सबसे उपयोगी, सबसे बड़ा उपहार है। अगर मेरा बस चले तो मैं केवल उस देश में रहूं जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का नियम हो। तो वो वैज्ञानिक जिनका ये कथन है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं उस देश में रहूं जहां पर लोगों को राजनीतिक, कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी सहनशील हों। तो ये कथन किसका है? ये कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। यह कथन उस वैज्ञानिक का है जिसने विज्ञान लोक में खलबली मचा दी थी और जिसने अणु संबंधी एक 30 पृष्ठ के लेख को 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। रसायन शास्त्र में जिन्होंने खलबली मचा दी थी और उन्होंने एक 20 पेज का लेख तैयार किया था, जो 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अपने आविष्कार से लोगों को चमत्कृत कर देने वाले ये वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन। तो आज हम उन्हीं आइंस्टाइन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म नामक शहर में 14 मार्च 1879 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो था वो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को। इनके पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी इतनी न थी कि वे अपनी पत्नी पॉलिन, पुत्र अल्बर्ट और पुत्री माजा का जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सके। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता का नाम क्या है? हरमान आइंस्टीन। उनकी आमदनी, उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी पॉलिन, आइंस्टीन की माता का नाम पॉलिन, पुत्र अल्बर्ट, स्वयं अल्बर्ट और पुत्री माजा, अल्बर्ट की बहन माजा, उनका जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सके। मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा होता था। अल्बर्ट में कोई विशेष योग्यता भी दिखाई नहीं देती थी। बचपन में वो बिल्कुल ही साधारण थे, बल्कि साधारण से भी कम थे। उन्हें बोलना भी देर से आया। माँ बाप घबरा गए कि कहीं ये गूंगे ही ना हो। तो बचपन में बहुत देर से उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनके माता पिता बहुत घबरा गए थे, कभी ये गूंगे ही ना हो, कभी ये सारी उम्र बोले ही ना। 8-9 साल के हो जाने पर भी वह इतने शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते थे। वो बहुत शर्माते थे, अपने में ही थे, ज्यादा किसी से नहीं बोलते थे। 8-9 साल तक वो सबसे अलग रहते थे, हर बात में हिचकते, कोई भी नया काम हाथ में लेने से सकुचाते, संकोच करते थे किसी भी काम को करने में। संगी साथियों से दूर रहते, कोई मित्र नहीं था, मित्रों से, आसपास से, रिश्तेदारों से, सबसे दूर रहते थे। कुछ लोग तो उन्हें फिसड्डी भी कहते थे। बिल्कुल
मंद बुद्धि भी कहते थे। जब अल्बर्ट स्कूल में पढ़ते थे तो उनके पिता को म्यूनिक जाना पड़ा। जब अल्बर्ट स्कूल में थे जर्मनी में ही, तो उनके पिता को म्यूनिक जाना पड़ा। उन दिनों जर्मनी में बिस्मार्क का राज था। पूरा देश फौजी चौकी बन चुका था। चारों तरफ फौजी ही फौजी थे। जहां देखो स्कूल में भी फौजी शासन का वातावरण छाया रहता था। स्कूल में भी चारों तरफ सुरक्षा के लिए फौजी रहते थे। ऐसा लगता था कि फौजियों का ही शासन है पूरी जर्मनी में। इसलिए स्कूल का नाम सुनते ही अल्बर्ट डर जाते थे। उन फौजियों को देखकर अल्बर्ट बहुत डर जाते थे, क्योंकि शर्मीले थे, संकुचित स्वभाव के थे, इसलिए स्कूल जाने से डरते थे। बुढ़ापे तक वे यही कहते रहे, मेरी पाठशाला के शिक्षक फौजी हवलदारों जैसे थे। कि बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां के अध्यापक फौजी हवलदार थे। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन घर पर उनके चाचा याकोव ने उनके मन में गणित के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। स्कूल जाने से हालांकि वो डरते थे, लेकिन घर में ही उनके जो चाचा थे याकोव, उन्होंने उनके मन में गणित के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। मतलब गणित से उनको प्रेम हो गया, गणित उनका प्रिय विषय बन गया। टिमटिमाते सितारों को देखकर अल्बर्ट के मन में ब्रह्मांड को जानने की तीव्र आकांक्षा हुई, इच्छा हुई। टिमटिमाते तारों को देखकर, आसमान में सितारों को देखकर अल्बर्ट के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं ब्रह्मांड को, सौर मंडल को जानूं। सन 1894 में अल्बर्ट के माता पिता इटली के मिलान नगर में जा बसे। 1894 में अल्बर्ट के माता पिता ने जर्मनी छोड़ दी और वो इटली के मिलान नगर में जा बसे। पर उन्हें पढ़ने के लिए म्यूनिक ही छोड़ गए। लेकिन क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो वो बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वाना नहीं चाहते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को वो म्यूनिक ही छोड़ गए। बाद में जब वह भी इटली गए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि जर्मनी का सैनिक वातावरण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा कि पहले बताया गया है, वो फौजी वातावरण से इतना डरते थे कि उन्होंने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई म्यूनिक में और जब उन्हें इटली जाने का मौका मिला, तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें जर्मनी का सैनिक वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वो स्वच्छंद रहना चाहते थे। वहां से वे स्विट्जरलैंड आ गए। स्विट्जरलैंड का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जर्मन नागरिकता को छोड़कर स्विट्जरलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली, क्योंकि वो वहीं पर बसना चाहते थे। उनको वहां का वातावरण बहुत पसंद आ गया था, तो उन्होंने जर्मनी की नागरिकता को छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। डिग्री तक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम मिलेवा मैरिस था। पत्नी का नाम मिलेवा मैरिस था। उनके 2 पुत्र हुए, अल्बर्ट जूनियर और एडवर्ड। उन्हें स्विट्जरलैंड के बर्न नामक शहर में पेटेंट विभाग में नौकरी भी मिल गई। उन्होंने स्विट्जरलैंड जब बसने का फैसला कर लिया, वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो उसके बाद वहीं पर पेटेंट विभाग में उन्हें नौकरी भी मिल गई। तकनीकी विशेषज्ञ का काम था, टेक्निकल एक्सपर्ट का काम था, यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, उनकी जांच परख करना कि वो ठीक है या नहीं। साथ ही साथ वे स्वतंत्र रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते रहे। पेटेंट विभाग में नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वे वैज्ञानिक अनुसंधान में भी स्वतंत्र रूप से लगे रहे। अपनी एक छोटी सी लैब बना ली और वहां पर वे वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहते थे। जब वे बर्न की गलियों में अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में टहलाते, तब भी उनका मस्तिष्क सृष्टि के रहस्यों की उधेड़-बुन में लगा रहता। यानी जब वो दिनचर्या के कार्य भी करते थे, घूमने जाना है, घर का कोई कार्य करना है, उस समय भी उनके मस्तिष्क में सृष्टि के, संसार के रहस्यों को जानने की इच्छा लगी रहती थी। वह अपने आसपास के वातावरण को एकदम भूल जाते थे।
और उस समय भी वो अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल भूल जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मस्तिष्क में उठे विचारों पर ही केंद्रित रहता था। कभी कभी रुककर वे अपनी डायरी में अपने मस्तिष्क में उठे विचारों को भी लिख लेते। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो उनके मस्तिष्क में विचार उठे हैं, जिन्हें वो समझते थे कि ये विचार आज से पहले कभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आए, उसको भी वो डायरी में लिख लेते थे। वो अपनी डायरी को हमेशा अपने साथ रखते थे, और जैसे ही कोई नया विचार उनके मस्तिष्क में आता था, वो उस डायरी में लिख लेते। वह किसी भी बात में अंधविश्वास नहीं करते थे। वे किसी भी बात को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। न्यूटन के भौतिक शास्त्र संबंधी सिद्धांत भी उनके लिए अंतिम सत्य नहीं थे। न्यूटन के जो भौतिक संबंधी सिद्धांत थे, वो भी, उन सिद्धांतों को भी वे आंख बंद करके मानते नहीं थे। उनमें भी वो तर्क ढूंढते थे। इस प्रकार आइंस्टाइन के मस्तिष्क में अभूतपूर्व सिद्धांत जन्म लेने लगे, और यही कारण था कि वो हर चीज का तर्क ढूंढते थे। यही कारण था कि आइंस्टाइन के मस्तिष्क में जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, वो अभूतपूर्व थे। ऐसे विचार जन्म ले रहे थे उनके मस्तिष्क में, जो विचार आज से पहले किसी भी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुए थे। जादूगर की झोली की तरह आइंस्टाइन के मस्तिष्क में नवीन और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सत्य निकलकर सामने आने लगे। जैसे जादूगर जादू के द्वारा अपनी झोली से तरह तरह की चीजें निकालता है, उसी तरह से आइंस्टाइन के मस्तिष्क से नए नए और ऐसे आश्चर्यजनक सत्य निकल कर आने लगे, जो आज से पहले किसी भी वैज्ञानिक ने ना सोचे और ना ही उन्होंने इस विषय पर कुछ लिखा। सन 1905 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक पत्र में उनके कई लेख प्रकाशित हुए, और फिर उन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए। जो विचार उनके मस्तिष्क में आते थे, वो विचार लिखने शुरू कर दिए। और यही कारण था कि सन 1905 में जर्मनी का एक वैज्ञानिक पत्र था, उसमें भी उनके बहुत से लेख प्रकाशित हुए। किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये लेख संसार के वैज्ञानिक इतिहास में अभूतपूर्व क्रांति लाने वाले साबित होंगे। जिस समय उन्होंने लेख लिखा, उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि उनके ये लेख विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाएंगे और इनके लेखक को संसार के महानतर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा देंगे। और ये लेख, ये विचार, ये सिद्धांत, ये खोज जिस वैज्ञानिक ने की है, वह वैज्ञानिक संसार के महान व्यक्तियों में गिना जाएगा। धीरे धीरे कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। शुरू में सबने उनको एक नॉर्मल, साधारण लेख की तरह लिया, लेकिन धीरे धीरे जो मुख्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन लेखों को ध्यान से पढ़ा और उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित होने लगा कि वाकई इन लेखों के अंदर कुछ नया है, नई खोज है। फिर तो सभी देशों के वैज्ञानिक आइंस्टाइन के विचारों पर बहस करने लगे, और फिर आइंस्टाइन के इन्हीं वैज्ञानिक विचारों पर दुनिया के महान वैज्ञानिकों के बीच बहस आरंभ हो गई। 14 वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण ने उनके सिद्धांतों को जांच करने का अवसर दिया, तो उनके नाम को 4 चांद लग गए, क्योंकि वो नक्षत्र को, सौरमंडल को, ब्रह्मांड को जानना चाहते थे, और वो सिद्धांत उन्होंने अपने लेखों में लिखे। तो जब 14 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण आया, तो उन्होंने जो लेख लिखे थे ब्रह्मांड से संबंधित, उन सिद्धांतों को जानने का अवसर आया, और वो सिद्धांत 100% सही साबित हुए, और उनके नाम को 4 चांद लग गए, यानी उनकी पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हो गई। वैसे वे कई वर्ष पूर्व ही असीम ब्रह्मांड की अनेक रहस्यमयी बातों पर प्रकाश डाल चुके थे। वैसे तो उन्होंने पिछले कई सालों से इस ब्रह्मांड की अनेक रहस्यमयी बातों पर प्रकाश डाला था, लोगों के सामने अनेक रहस्य लाए थे। अब आइंस्टाइन अज्ञात वैज्ञानिक नहीं रहे थे,
अब आइंस्टाइन को पूरी दुनिया जान गई थी। अब वो एक अज्ञात वैज्ञानिक नहीं रहे थे। उनके पास संसार के हर कोने से विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए निमंत्रण पत्र आने लगे और वो इतने महान वैज्ञानिक बन गए कि संसार के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय थे, वे सब विश्वविद्यालय उनको निमंत्रण पत्र भेजने लगे कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आओ और हमारे छात्रों को भाषण दो। सन 1906 में उन्होंने पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया और इसी प्रसिद्धि के कारण उन्होंने 1906 में स्विट्जरलैंड में पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़ दी और वहीं पर एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया, अध्यापक बन गए। सन 1909 में वे भौतिकी के मूल सिद्धांतों के असाधारण आचार्य होकर ज्यूरिक लौट आए और 1909 में क्या हुआ कि भौतिकी के उन्हें असाधारण आचार्य मान लिया गया, फिजिक्स का, कि उनके मुकाबले का दुनिया में कोई भी और वैज्ञानिक नहीं है। सन 1911 में वह प्राग में आचार्य नियुक्त हुए, पर सन 1912 में वे फिर ज्यूरिक लौट आए। 1909 में उन्होंने ज्यूरिक छोड़ा और 1912 में वे फिर ज्यूरिक लौट आए। सन 1914 में वे कैंसर संस्थान के निर्देशक बनकर बर्लिन गए और उनकी दिन प्रतिदिन उनकी प्रतिभा बढ़ती चली गई और वे लगातार उन्नति करते चले गए। वो वैज्ञानिक जिसे बचपन में कहा जाता था मंदबुद्धि है, गूंगा रह जाएगा, उस महान वैज्ञानिक ने अपने मेहनत के बल पर कहां से कहां पहुंच गए। आइंस्टाइन केवल अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि सत्य के पुजारी, मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक और शांति के रक्षक भी थे। आइंस्टाइन केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, उन्हें केवल महान साइंटिस्ट ही नहीं माना जाता, बल्कि वे सत्य के पुजारी थे, मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक थे। वो चाहते थे कि मनुष्य को अब उसके अपने सारे अधिकार प्राप्त हों और शांति के रक्षक थे। वो शांति चाहते थे संसार में। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से ही युद्ध का विरोध किया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी समय से उन्होंने युद्ध का विरोध किया था, क्योंकि वो शांति के समर्थक थे। उनकी विश्व प्रसिद्धि के कारण जर्मनी की युद्ध प्रिय सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं रख सकी। हालांकि जर्मनी युद्ध चाहता था, लेकिन आइंस्टीन इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे और वे युद्ध के समर्थक नहीं थे। यही कारण था कि जर्मनी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका, कि उन्होंने कहा युद्ध बंद करो, तो जर्मनी को युद्ध बंद करना पड़ा। हालांकि वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती थी, जर्मनी सरकार उनको सबसे बड़ा अपना शत्रु समझती थी, लेकिन उनकी प्रसिद्धि के कारण वो कुछ नहीं बोल सके। उनके नए वैज्ञानिक कार्यों के लिए उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जो नए नए अनुसंधान कर रहे थे, वो नई नई खोजें कर रहे थे, इस कारण उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके सापेक्षता का सिद्धांत पर हजारों टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म बनी जो उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया भौतिकी में, उन पर बहुत सी टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म भी बनी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासक से भी ऊपर बताया। बर्नार्ड शाह ने तो उन्हें दुनिया का महान व्यक्ति घोषित कर दिया था और उन्हें नेपोलियन जैसे शासक से भी ऊपर बताया था, यानी संसार का महान वैज्ञानिक, महान व्यक्ति बताया गया था। संसार के बड़े बड़े आदमी आइंस्टीन से भेंट करने को उत्सुक रहते थे और उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई थी कि संसार के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने की इच्छा रखते थे, हमेशा उत्सुक रहते थे उनसे मिलने के लिए। आइंस्टीन रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलकर प्रसन्न हुए थे। आइंस्टीन हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिलकर बहुत खुश हुए थे। सन 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
अमेरिका के प्रिंसटन शहर की इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका सरकार भी चाहती थी कि आइंस्टीन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आएं और वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाएं। आइंस्टीन के पास कई बार निमंत्रण भेजे गए। इसके लिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अमेरिका में रहना तय किया और बहुत सोचने के बाद आइंस्टीन ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करने लगे। यहीं पर उन्होंने अपना घर बसा लिया और फिर अमेरिका में ही वे रहने लगे। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ खाली समय में वह स्वतंत्र रूप से अनुसंधान भी करते रहे। उन्होंने अपना अनुसंधान, अपनी खोज नहीं छोड़ी, वो जारी रखी। यहाँ पर भी वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और खाली समय में अपने वे अनुसंधान जारी रखे। बाद में वह अमेरिका के नागरिक बन गए और बाद में अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली। जब आइंस्टीन को मालूम हुआ कि हिटलर की सरकार परमाणु पर परीक्षण कर रही है, तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को राष्ट्रपति का ध्यान इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की ओर आकर्षित किया। जब आइंस्टीन को मालूम हुआ कि जर्मनी में हिटलर की सरकार परमाणु पर परीक्षण कर रही है, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था और उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था। और इसी पत्र का परिणाम था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया और हिटलर की सरकार ने 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर अणु बम गिराया और वहां पर कितना नरसंहार हुआ था उससे आप सब लोग परिचित होंगे। आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी, आइंस्टीन शांति प्रिय थे, सत्य के पुजारी थे, सबको समान अधिकार दिलाना चाहते थे, आप सब लोग जानते हैं। तो जब उन्होंने यह खबर पढ़ी कि हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया है, तो वे करहा उठे। वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और बोले, आह, दुनिया इसके लायक नहीं है। उन्होंने अणु बम का अनुसंधान किया, लेकिन दुनिया इसके लायक नहीं है कि इसकी खोज, इसका अनुसंधान किस चीज के लिए किया गया था और अब इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। इसके बाद आइंस्टीन परमाणु बमों को गैर कानूनी बना देने के लिए अपनी आवाज उठाते रहे और जब तक वे जिंदा रहे परमाणु बमों को गैर कानूनी बताते रहे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे कि परमाणु बमों का आज के बाद कभी भी युद्ध में प्रयोग ना किया जाए। लेकिन उनकी बातों का असर दुनिया के महान देशों पर बहुत कम हुआ। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई और 18 अप्रैल 1955 को उनकी मृत्यु हो गई।